सही कहते हैं लोग कि ये जमाना तो रील का ही है। आजकल रील के फील्ड में बड़े बड़े मसले निपटा लिए जाते हैं। तभी तो कल तक जो बच्चे रील बना बनाकर सीबीएसई और उनके ऑन स्क्रीन मार्किंग वाले सिस्टम की पोल खोल रहे थे, उनके पीछे अब लगा दिया गया है उनके ही अध्यापकों और शिक्षकों को कि आप भी रील बनाइए, स्क्रिप्ट हम भेज रहे हैं। और कम नंबर मिलने पर बवाल काट रहे इन बच्चों और उनके अभिभावकों को बताइए जरा कि सीबीएसई का ओएसएम कितना औसम है। रील में फील नहीं होता तो फिर राजस्थान के मंत्री जी भी थोड़ी ना एक सिपाही की सिट्टी पिट्टी सिर्फ इस बात पर गुल कर रहे होते कि इस भरी गर्मी में मंत्री जी के एसी हॉल से निकलने से पहले ही वो सिपाही उनके स्कॉट गाड़ी में खुद एसी चलाकर बैठ गया। बताइए, अरे प्रधानमंत्री जी के ईंधन बचाने वाली मुहिम पर रील भी तो बनानी है। मानना पड़ेगा आपको कि आजकल जमाना रील का ही है, लेकिन हम आपके लिए रील नहीं लाए हैं, हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें खबरें भी हैं और उन खबरों का विश्लेषण भी है। क्योंकि अगर पत्रकार भी रीलबाजी करने लग जाए तो आपका अटेंशन स्पैन फिर ठीक कौन करेगा। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विट्टी चोखा शो पर देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यह खबर जंगल में लगी किसी आग की तरह फैली है कि अब हमारे देश का शिक्षा मंत्रालय परीक्षा करवाने के लिए रक्षा मंत्रालय की मदद लेने वाला है। इस खबर ने इस बात पर भी मुहर लगा दी है कि लगातार सालों से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग के हत्थे चढ़कर बदनाम हो चुकी इस नीट की परीक्षा को अब नीट एंड क्लीन तरीके से करवाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं बच गया है, बजाय इसके कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से ही इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों को तमाम परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाए। आपको लग रहा होगा कि ये क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन ये मजाक नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि इसको लेकर राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में तमाम मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों ने इस बात पर चर्चा की है कि क्या 21 जून को होने वाली री नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों की मदद ली जा सकती है या नहीं। अब यहां पर प्रश्नवाचक सवाल इसलिए है क्योंकि अब तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लग पाई है। खबर यह है कि इस पूरे प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा जाना है और खुद पीएम मोदी ये तय करने वाले हैं कि ऐसा करना छात्र हित में उचित होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि पीएमओ की तरफ से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया आती, यह खबर सोशल मीडिया पर इस तरह फैली कि सनसनी मच गई। विपक्ष के तमाम नेताओं से लेकर आम लोग और खास करके जेनजी इस प्रस्ताव पर सरकार की खाल उधेड़ने लग गए। ये सवाल पूछ रहे हैं वो लोग कि क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था में अब इस कदर दीमक लग चुका है कि सीमा छोड़कर सेना अब शहरों में परीक्षा करवाएगी। आपको याद दिला दूं कि इसी महीने में 3 मई को देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए ली जाने वाली नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, लेकिन परीक्षा के ठीक 4 दिन बाद यह खबर आई कि इस परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन पेपर पहले से लीक हो चुके थे, जिसके बाद 12 मई को एनटीए ने 3 मई को हुई इस परीक्षा को रद्द कर दिया और अब 21 जून को दोबारा से यह परीक्षा कराई जानी है। सीबीआई फिलहाल नीट पेपर लीक के इस मामले की जांच कर रही है और अब तक इस मामले में एनटीए के क्वेश्चन पेपर एक्सपर्ट पैनल के 2 प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे, साथ ही एक बड़े कोचिंग सेंटर के मालिक शिवराज मोटेगांवकर समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक की जांच का निष्कर्ष तो यही है कि यह पेपर एनटीए के भीतर के लोगों ने बाहर किया और फिर कोचिंग मालिक और काउंसलिंग सेंटरों की सांठगांठ से यह नीट का क्वेश्चन पेपर बाहर फैलता गया। यह तो रही नीट परीक्षा की बात, जिसको लेकर अब तमाम खबरें आ रही हैं, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब जब शिक्षा और परीक्षा की बात हो रही है तो यह बताना जरूरी है कि ये दोनों ही शिक्षक के बिना संभव नहीं है। शिक्षक पढ़ाएंगे तभी तो बच्चे परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे और फिर इन परीक्षाओं को सही तरीके से करवाने की ड्यूटी भी तो शिक्षकों के ही जिम्मे है। लेकिन अगर आप सरकारी शिक्षक हैं तो इस देश में आपका काम किसी बड़े कॉरपोरेट दफ्तर के मल्टीटास्किंग ऑफिसर से कम नहीं होता है। चुनावों से लेकर जनगणना तक की
जिम्मेदारी सरकारी शिक्षकों के ही कंधे होती है। और ऐसा नहीं है कि मन नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं, नियम ऐसे हैं जैसे कि सरकारी शिक्षक ना हुए बंधुआ मजदूर हो गए। तभी तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में नवाबगंज खंड शिक्षा अधिकारी ने बाकायदा आदेश जारी करते हुए तमाम शिक्षकों को कह दिया कि हफ्ते भर के भीतर 46 किलो भूसा लाकर खंड शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर में रख दीजिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसा ही एक लेटर मीरगंज के खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार ने भी जारी किया। लेकिन मीरगंज के शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुए इस लेटर में यह कहा गया कि शिक्षक अपनी स्वेच्छा से भूसा दान कर सकते हैं और इसके लिए उनके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में सरकारी शिक्षकों से भूसा उठवाने वाली इन दो अलग अलग आदेशों के कारण पूरे मामले में भ्रम और विवाद की स्थिति बन गई। इस आदेश को लेकर जब जनगणना में उलझे हुए शिक्षकों ने विरोध किया और मीडिया ने तीखे सवाल पूछने शुरू किए तो बरेली के जिला अधिकारी अविनाश सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि इस आदेश को सेवा के भाव के तौर पर देखा जाना चाहिए। आखिर गाय भी तो माता ही है। कि गौ सेवा को केवल एक सरकारी कार्य न समझते हुए इसको एक व्यक्तिगत रूप से एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक परोपकार के रूप से भी इसको जोड़कर देखें, क्योंकि जब इसको देखेंगे तभी इसको हम बेहतर तरीके से उनकी सेवा कर सकें। अब ये सवाल बरेली के जिला अधिकारी से कौन पूछे कि साहब आप भी तो हिंदू हैं, गाय तो आपके लिए भी माता ही है। ऐसे में उनकी सेवा का पुण्य कमाने का लाभ सिर्फ सरकारी शिक्षकों को ही क्यों मिले? क्यों ना बरेली समाहरणालय में बैठे हुए तमाम अधिकारी भी ये प्रण ले लें कि वो हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने भर में ही सही अलग अलग जगहों से भूसा इकट्ठा करके सरकारी गौशालाओं में दान कर देंगे। बेहतर होगा कि ये आदेश के तौर पर ही जारी कर दिए जाएं, क्योंकि ये सवाल तो जायज है ना कि जब गाय पर सियासत की ठेकेदारी सिर्फ नेताओं के कंधे होती हैं तो फिर उनके लिए भूसा ढोने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी शिक्षकों के ही कंधे क्यों मढ़ी जाए? वैसे बेहतर होगा अगर बरेली के तमाम सरकारी शिक्षक अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मुसलमानों की आवाज से आवाज मिलाकर यह मांग करना शुरू कर दें कि हमारे राष्ट्रीय पशु के तौर पर गाय को ही मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि कम से कम उनकी सेवा के लिए सिर्फ सरकारी शिक्षकों को ही आदेश जारी ना हो कि आप जाएं, भूसा भरकर लेकर आएं और गौ सेवा का पुण्य कमाएं। तो ये तो हुई शिक्षा और परीक्षा की बात। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि जब जरूरत से ज्यादा शिक्षा किसी को दे दी जाए या जरूरत से ज्यादा शिक्षा का प्रसार कहीं हो जाए तो वो भी समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ जरूरी संस्कार, जरूरी संयम और जरूरी शिष्टाचार भी लोगों को सिखाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये देश ये भी देखता है कि किसी न्यायालय में जज रह चुकी कोई महिला भी एक दूसरी महिला जो कि मर चुकी हैं उसका चरित्र हनन करते हुए लेश मात्र भी अफसोस नहीं करती हैं। ठीक समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं एक्टर मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने जो बड़ी कार्रवाई की है उसके बारे में। 28 मई को सीबीआई ने ट्विशा की सास और इस मामले में प्राइम अक्यूज गिरिबाला सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले 27 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी थी, ये कहते हुए कि निचली अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत देने में तमाम शुरुआती साक्ष्य और मामले में उभर रहे तथ्यों की अनदेखी की है। आपको बता दें कि 12 मई को 33 साल की ट्विशा शर्मा का शव भोपाल स्थित उनके ससुराल में पाया गया था, जहां ससुराल वालों का यह कहना था कि ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या की है, तो वहीं ट्विशा के परिवार वाले इसे पूरे मामले में फाउल प्ले की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह और उनके पति समर्थ सिंह ने ही उनकी हत्या की है। परिवार वालों का यह आरोप भी था कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह अपने पद और पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही इस बीच भोपाल पुलिस का इस मामले में देरी से संज्ञान लेना, आरोपी समर्थ सिंह का फरार हो जाना, ट्विशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ियों की बात सामने आना और फिर एफआईआर दर्ज होते ही गिरिबाला सिंह को निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिल जाना, इन सब के बीच जमानत लेकर घर बैठी गिरिबाला सिंह का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृतक बहू
ट्विशा शर्मा के चरित्र का लांछन करना, इन तमाम घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया था कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई जरूरी है। तब जाकर मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इस बीच 22 मई को भोपाल पुलिस ने आरोपी पति समर्थ सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में मामले की जांच संभालते ही 26 मई को सीबीआई ने इस पूरे केस को नए सिरे से अपने हाथ में लिया। 27 मई को सीबीआई की विशेष फॉरेंसिक टीम और तमाम अधिकारियों का दस्ता घटना स्थल पहुंचा था, जहां उन्होंने तमाम सबूत जुटाए, डिजिटल मैपिंग शुरू की, साथ ही फोटोग्राफी का भी काम शुरू किया गया। फिर 27 मई को पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद अगले ही दिन 28 मई को सीबीआई ने उन्हें उनके भोपाल स्थित आवास से 7 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। और अब जब सीबीआई को समर्थ और गिरिबाला सिंह दोनों की 5-5 दिनों की रिमांड मिल गई है, तो सीबीआई इस पूरे ही मामले में दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती हैं, ताकि उनके बयानों के बीच की जो कहानी है उसका पता लगाया जा सके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। और इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत भी खारिज की है। मसलन कि आखिर ट्विशा शर्मा के शरीर पर मिले चोट के निशान के कारण क्या है, क्योंकि जांच के मुताबिक ये निशान महज शरीर को फंदे से उतारते वक्त नहीं लग सकते हैं। सवाल यह भी कि आखिर गिरिबाला सिंह ने सीसीटीवी की कॉपी अपने पास रखकर घटना से जुड़े हुए एक छोटे से क्लिप को ही बाद में सिलेक्टिव तौर पर क्यों वायरल किया। सवाल यह कि पोस्टमार्टम के वक्त वो सामान डॉक्टरों को क्यों नहीं दिया गया जिससे ट्विशा ने खुद को फंदे से लटकाया था। इसके अलावा ट्विशा की प्रेगनेंसी और उसके अबॉर्शन को लेकर भी बहुत से सवाल हैं। सवाल यह भी हैं कि 12 मई से लेकर 20 मई तक इन दोनों आरोपियों के फोन से किन किन रसूखदारों को फोन मिलाए गए और क्या कुछ बातें हुई। साथ ही सवाल यह भी कि क्या ट्विशा के पहले पोस्टमार्टम में आरोपियों की दबाव की वजह से ही कुछ चीजें छुपाई गई, क्योंकि सीबीआई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को यह भी बताया है कि 13 मई को जब भोपाल एम्स में ट्विशा का पहला पोस्टमार्टम हो रहा था, तब वहां पोस्टमार्टम रूम के भीतर आरोपी गिरिबाला सिंह और उनकी बहन डॉक्टर राजबाला सिंह भदौरिया भी मौजूद थी, जो पेशे से एक निजी डॉक्टर है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब इस मामले में सीबीआई जैसी संस्थान अब जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की भी नजर लगातार इस पर बनी हुई है, तो ट्विशा को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले की कार्रवाई को देखकर अनगिनत महिलाओं और लड़कियों के परिवारों को भी क्या ये उम्मीद रखनी चाहिए कि उन्हें भी सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में ही न्याय मिल जाएगा, जिनकी बेटियों के साथ भी ऐसे ही हैवानियत हुई है, लेकिन उनके मामलों में ना तो कोई मीडिया ट्रायल हुआ है और ना ही कोई बहुत बड़ा हंगामा। हम बढ़ रहे हैं अगली खबर की ओर। घबराइए मत, यह खबर बिहार के उस नीट छात्रा हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी जांच भी यही सीबीआई कर रही है, लेकिन अब तक उसके पास ना तो कोई ठोस सुराग हाथ लग पाया है और ना ही कोई सबूत कि दरअसल बिहार की इस बेटी के साथ दरिंदगी आखिर किसने की थी। वो रसूखदार कौन थे जिनके दबाव में थाना अध्यक्ष से लेकर अस्पताल के डॉक्टरों तक ने इस मामले में सबूतों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। पटना के नीट छात्रा हत्याकांड मामले में ऐसे बहुत से अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब की तलाश अब ना तो किसी मीडिया के कैमरों को है और ना ही सरकार या किसी न्यायालय को इतनी फुर्सत है कि वो सुध ले सकें कि आखिर अब तक नीट हत्याकांड मामले में क्या कुछ निकला है। इसलिए रहने दीजिए इस मसले को और बिहार के मुजफ्फरपुर की इस खबर पर नजर डालिए, जो बता रही है कि हमारे देश की बेटियों के लिए अब ना तो ये समाज सुरक्षित रह गया है और ना ही ये पुलिस या सिस्टम। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी में 13 मई को 2 चचेरी बहनों की लाश मिलती है। दोनों लड़कियों के शव एक ईंट भट्ठे के पास पानी से भरे एक गड्ढे से बरामद होती है। पुलिस कहती है कि दोनों बहनों की मौत डूबने से हुई, लेकिन अब जब दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो साफ मालूम चल रहा है कि इन बच्चों के साथ तो भयंकर हैवानियत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि 12 साल और 7 साल की इन 2 बहनों के छाती और चेहरों पर खरोंच के निशान हैं। पसलियां, लीवर और फेफड़े फटे हुए थे। छाती के अंदर खून के थक्के मिले हैं। इनके प्राइवेट पार्ट पर भी खून जमा मिला है। बच्चियों के शरीर की चमड़ी काली पड़ चुकी थी और यही नहीं, गर्दन के कुछ हिस्सों पर मांस का ऊपरी हिस्सा हड्डियों के साथ गायब मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज हैवानियत के निशान बता रहे हैं कि इन दोनों बच्चियों की हत्या किसी भारी भरकम सामान के हमले से की गई है, साथ ही बहुत निर्मम तरीके से इनकी जान ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेप की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ये दोनों बहनें
11 मई की रात से ही लापता थीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 11 मई की रात ही इनकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी रेप की तरफ इशारा कर रहे हैं। साथ ही परिवार वालों का भी यही आरोप है कि उनकी बच्चियों को रेप के बाद मारा गया है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस क्या कहती है पता है आपको? उनकी थ्योरी अलग है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों बच्चों की लाश जहां मिली उस इलाके के 13 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें दोनों बच्चियां उस गली पर जाते दिखाई दे रही हैं जहां आगे एक गड्ढा था। पुलिस के मुताबिक उन बच्चियों की मौत पानी भरे उस गड्ढे में डूबने से ही हुई है, क्योंकि यह गड्ढा करीब 5 फीट गहरा था और घटना की रात उस गड्ढे में काफी पानी भी भरा हुआ था, तो बच्चियां हो सकती हैं गड्ढे में गिर गई और मर गई। और जो जख्म बच्चियों के शरीर पर मिले हैं, पुलिस उसको लेकर कह रही है कि बच्चियां जब गड्ढे में डूबी होंगी, बाद में लाश सतह पर आई, हो सकता है कि जानवर आए होंगे और उनके शरीर को नोच लिया होगा। लेकिन पुलिस के इस थ्योरी में बहुत विरोधाभास है। मसलन इन दोनों बच्चों के परिवार वालों का यह कहना है कि जब बच्ची लापता हुई तो वो लोग उन जगह पर भी गए थे जिस जगह से यह लाश बरामद हुई है, ईंट भट्टे के पास, लेकिन वहां पर उस रोज परिवार वालों को उनकी बच्चियों की लाश नहीं मिली थी। लेकिन बाद में 13 मई को उन दोनों चचेरी बहनों की लाश क्षत विक्षत हालत में उसी गड्ढे से बरामद होती है जहां पर इससे पहले परिवार वाले हताश होकर ढूंढ रहे थे। अब पुलिस की थ्योरी में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्यों में कितना फर्क है और कितना अंतर, यह आप खुद तय कीजिए। लेकिन यह सवाल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन रहे तमाम पुलिस अधिकारियों से कौन पूछे कि मुजफ्फरपुर के इन दो बहनों के साथ हैवानियत किसने की। पुलिस तो अब भी यही कह रही है कि यह घटना गड्ढे में डूबने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट रूह को कपा देने वाली है। बहुत जरूरी है कि इस मसले पर बिहार के तमाम बड़े पत्रकार भी अपनी आवाज उठाएं, आप और हम भी लिखें और पूछें कि कब तक बिहार में इसी तरीके से बेटियों के साथ दरिंदगी होती रहेगी, हैवानियत होती रहेगी और उसके जांच में खाना पूर्ति होती रहेगी। सवाल बहुत से हैं, लेकिन फिलहाल इन्हीं सवालों के साथ मुझे आज इजाजत दीजिए। मेरा नाम भारत सूरज है और आप बिट्टी चोखा शो देख रहे थे। ये शो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। खबरों पर भी अपनी राय दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।